सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सरदार महमूद साहब जर्मनी से आज हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, जंग तो शुरू हो चुकी है और आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन आज जो जंग के हालात हैं और जिस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के बारे में भी पूछेंगे सरदार साहब से। और क्या वाकई पाकिस्तानी कौम जो है अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हुई या इस वक़्त कोई दरार पड़ी हुई है? सियासी सूरत-ए-हाल जो है वो आप सबके इल्म में है। सर ये बताइए, जंग तो शुरू हो गई, मोदी ने भी ऐलान कर दिया और उसने अपनी फ़ौज को कहा जी आप जंग का आगाज़ कर दें और हमारी फ़ौज को तो ऑर्डर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़र्क तो ये भी बहुत पड़ जाता है यहाँ पे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म से तो कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले ही जंग है, पहले ही जंग की इजाज़त है। क्या देख रहे हैं कि ये खतरनाक जंग साबित हो सकती है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि वाक़ई सही बात है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की है जी। और उसके बाद उन्होंने तीनों फोर्सेस के जो चीफ थे उनको बुला के तो जंग के अहकाम जारी किए हैं, ऑर्डर जारी किया है और उनको फ्री हैंड दे दिया है। बिल्कुल। और जहाँ तक हमारी तरफ की बात ये है, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म अब्बास कहते हैं उनको, और वो कोई मौका नहीं, वो मौका ना हो तो अभी तारीफ करने बगैर रह नहीं सकते उनके। तो यकीनन उनकी तरफ से इजाज़त तो उनको पहले से ही है। तो अब इजाज़त लेने मामला की ये ज़रूरत है ही नहीं है, ज़रूरत कि ही नहीं। देखिए दो जी, जी, ऐसे ही है। चूँकि वो बाहर से उनको तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और इजाज़तनामा उनके पास पहले से मौजूद है। 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। पहली बात, आपने कहा जंग शुरू हो चुकी है, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है कि कश्मीर के अंदर से कुछ खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे फायरिंग हुई है, लगातार होती रही है। और सियालकोट के अंदर से गैर-मुसद्दक़ा खबरें। अब गैर-मुसद्दक़ा खबरों का ये होता है कि जब कोई मुल्क खुद उन खबरों को ऑन नहीं कर रहा होता है और वो आज़ाद ज़राए से आ रहे थे, फिर वो और रियासती जो दोनों तरफ के जो चैनल हैं या मीडिया जो है वो हद से ज़्यादा प्रोपेगेंडा, ऐसा प्रोपेगेंडा जो बिल्कुल शायद मुवासलत नहीं करता है, तो फिर लोग मुतनफ़िर होके उसकी तरफ जाते हैं। बहरहाल सियालकोट के कुछ इलाकों में कहा जाता है कि जी वहाँ फायरिंग हुई है हैवी हथियारों से। जहाँ तक तल्लक है, अगर ये सारी बातें हैं तो दोनों साइड पे एक चीज़ जो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि जब 2 मुल्क एटमी ताकत के हामिल हों और उनके अंदर जंग का खतरा हो, उन्होंने मोर्चों संभाल लिए हों, तो अवाम के लिए कोई हदायत जारी की जाती हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, एसओपीज़ बनती हैं। आपने दोनों साइड पे देखा किसी जगह पे कि अवाम के लिए किसी ने कुछ कहा हो, हमला हो तो बचाओ क्या करना है, कोई तदाबीर नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं देखा हमने। अलबत्ता वो जो बात आप कर रहे हैं कि यूट्यूबर जो लगे हुए हैं, उसके बाद टिकटॉकर लगे हुए हैं, वो उन्होंने शोगल बनाया हुआ है। तो जंग के तो अभी तो हालात हमें ऐसे लग रहे हैं कि एक साइड से जंग के बादल मंडला रहे हैं, अब दूसरी साइड से कौमें उछलती हुई नजर आ रही हैं। अब नहीं पता उनको उछलना किस बात के लिए है और किस बात की खुशी है और इस जंग का अंजाम क्या होगा और इनके हाथ में क्या आएगा, ये एक अभी भी क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनका कहना है कि इन जर्नैलों से जान छुड़ाने का यही बात तरीका है कि इंडिया ही हमारी जान छुड़ा सकता है। इन्होंने अपनी कौम पे इतने जुल्म किए और अभी तक बाज नहीं आ रहे। आप देख रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की सलामती को खतरा है? जी, बिल्कुल ऐसे है। आपने एक दिन पहले सवाल किया था कि कौम के अंदर इत्तेफाक था, तो मैंने कहा था कि जब दिल न जुड़े हुए हों, तो फिर इत्तेफाक इत्तेहाद की बातें थोड़ी-सी वो ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। जो बातें यहाँ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको भी वो बात भी गैर मुनासिब सी बात है कि अब जब मुल्क पे दाँव पे लगा हुआ हो, तो फिर आप ज़ाती अपनी लिए बातें लेके बैठ जाएँ। लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे गैर संजीदगी, आपने खाली हमने यूट्यूबर और बात की, टिकटॉकर की बात की है। अब नेशनल मीडिया को बैठ के देख लें कि जो बड़े-बड़े जिनके नाम थे एंकर्स के, जिनकी 30-30, 40-40 साल हो गए टीवी बैठे हुए इनको, उनकी बातें आप देख लें, तो लगता ये है कि गैर संजीदगी है, मालूमात नहीं है, मालूमात का फुकदान है। वो कोई जो जो जंग का नक्शा बना के पेश कर रहे हैं, जो असला बना के पेश कर रहे हैं, वो बातें हक़ाइक़ से मुवासलत नहीं रखती हैं। और मैंने कहा कि जब इस तरह की बातें करेंगे, फिर आम बंदा जो है, जिसको कुछ जो समझना चाह रहा है, फिर वो ऐसी जगह पे जाता है कि जहाँ से आपके अपने मीडिया की कंट्रोल ख़त्म हो जाती है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो हालात हमारे अंदरूनी है, अब फ़ौज तो चली गई बॉर्डर पे, लोगों ने शुक्र किया, कई ये भी कह रहे हैं शुक्र है ये किसी ध्यान पे लगे हैं। लेकिन अंदरूनी हालात अगर ख़राब हो जाते हैं मुल्क के किसी वजह से और आपको ये पता है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं,
ऐसी मजहबी जमातें भी बैठी हुई हैं जो इस्तेमाल होती हैं, तो फिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? बॉर्डर पे भी लड़ना पड़ेगा और अंदरूनी तौर पे कैसे फिर लड़ाई की जाएगी अपने लोगों के देखिए, साथ? पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदर से ही है, हुँ, और किसी भी मुल्क को सबसे बड़ा खतरा अंदर से होता है। और पाकिस्तान के वो खाना जंगी के इंग्रीडिएंट्स आज 10 साल से पूरे थे। आप देख रहे हैं रोजाना थानों पे हमला हो रहा है, छावनियों पे हमला हो रहा है, बाजारों में हमला हो रहा है, मसाजिद पे हमला हो रहा है, चौक चौरस्तों में हमला हो रहा है, और ये कौन कर रहा है? ये अंदर से हो रहे हैं। हुँ, और बाज़ जगहों पे तो हमें नज़र आता है कि बाज़ जगहों पे उनको आशीर्वाद हासिल होती है, इदारों की हो, वो लोकल इंतज़ामिया की हो, लोकल सियासतदानों की हो, वहाँ मकामी हुकूमत की हो, हम देख रहे हैं। और जब इस तरह का इंतशार जब होता है तो तब मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। फ़ौज का काम चूँकि वो सरहदों के हिफ़ाज़त है, शायद वो ऐसा तरीके से कर भी रही है, करेगी भी। लेकिन असल खतरा ये, यार मैं नहीं कह रहा, ये आपने देखा कि वज़ीर दिफ़ा जो हैं, ख्वाजा आसिफ इस बात की निशानदेही कर रहे हैं। मैंने बार-बार कह चुका हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी इस पे से तालिबान, आप सिर्फ तालिबान को नहीं, तालिबान जिस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, तालिबान जिस सोच के हैं, तालिबान के जो हामी हैं, जिन्होंने मुल्ला उमर की बैत की हुई है, उन पे नज़र रखें हुँ, कि वो जब एक वक़्त आएगा वो क्या करेंगे। आप इन बयानात को देख ले, मिला के देख रहे हैं कि आपको कोई कहता है जी मैं देवबंद में जाके नाश्ता करूँगा, और कोई कहता है कि वो जो आपने बात की है कि जी कोई बात नहीं, हमें इंडिया भी एक ही बात है, यहाँ जनरल हमें तंग कर रहे थे। ये एक सोच है, और ये इतना ही खतरनाक सोच है। हुँ, दूसरी बात ये है कि अगर इदारों की आप देखें यहाँ पे, तो लगता ही है कि कुछ जमातों के लोगों को, सियासी जमातों को, अपोजिशन को आज भी उठाया जा रहा है। और आज भी अदालतों के अंदर जो कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो मामलात हुए, लगता ही है कि वहां भी अब भी वो उसी उलझाव में है। आपको 2, 4, 6, 10 काम नहीं कर सकते। आप एक काम दफा का था, आप उस पे जाएं, वो काम करें। यकीन करें कि आपका तकरीबन अक्सरियत लोग जो है वो जाती इख्तलाफात, जाती खदशात, जाती किसी को अगर कोई गरजी से वो भूल कर रियासत के साथ खड़ा होगा, फौज के साथ खड़ा होगा, लेकिन जो अंदर जो पैदा किए थे, पैदा ये किसी और ने नहीं किए हुए हैं, ये अंदर वाले भी पैदा किए हुए हैं। इनकी भी आपको आशीर्वाद मौजूद थी। ऐसा नहीं हो सकता है कहीं पे कि बहुत सारी, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि जो इस तरह के ग्रुप पैदा किए गए, जिनकी खुद कबूल किया ख्वाजा आसफ ने बरतानवी मीडिया को कि जी हमने पैदा किए थे। असल मुल्क के लिए खतरनाक ये है, खतरा ये है। आपने देखा होगा, मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, हमारे नाज़रीन सुन के शायद तंग भी पड़ते होंगे। आपने पिछले 2 महीना पहले देखा आपने कि इस्लामाबाद के अंदर हालात क्या थे, आपने पंजाब के अंदर हालात देखे, आपने कराची के अंदर हालात देखे, आपने अभी भी जो लाहौर में जैसा देखा, तो उस पर जंग की बात नहीं हुई है, इंडिया की बात नहीं हुई है। वो मामला को उलझा के और लगाया जाता है। जो जिन्होंने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले फलस्तीन के खिलाफ जहाद की बात, हमारे पे जहाद की बात की थी, वो यहाँ क्यों चुप बैठे हुए हैं? यहाँ उनको यहाँ क्यों नहीं नजर आ रहा है? कभी नहीं बोले। वो कश्मीर में लाखों लोग मारे गए, इससे जो है वो तार तार हुई हैं, उनके घर जो है मिसमार किए गए, लेकिन किसी ने जात की बात नहीं की है। तो ये सारी बातें, ये तकसीम है, मखसूस मुफादात हैं, एक मखसूस सोच है, मामला को डाइवर्ट करने की बात है। और शायद फिर मैं कहूँगा कि वो जो गैर संजीदगी है, कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है। इमरान खान का जेल में इनको रखना कितना खतरनाक है इस वक्त, जबकि तहरीक लबैक वाले जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो रहा हो जाए और उसकी बहनों को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। नफरत का ये बिहार है। तो देखें, एक जनरल बात करते हैं सर, वैसे ही हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ अगर यकसा हो तो फिर वो जो भी हो, फिर लोग बोला नहीं करते अदालतें। लेकिन आप देख लें कि दूसरी साइड पे अदालतें जो है वो लाइन लगा के लोगों को बरी कर रही हैं, फला 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 मामला में। और इमरान वाले मामला केस कमजोर केसेस थे, और उन केसेस को जिस तरह लिए के चलाया गया, फिर जिस तरह 26 तरमीम करके, जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा कर किया, इस्लामाबाद में 5 जजेस ने खत लिखा था। मैं अब तक मैंने एक बात की अभी भी कि कल भी जो मामलात हुए हैं वहाँ हाई कोर्ट में, ये चीजें और इस तरह की तकसीम, फिर ये है कि मुलाकात एक नॉर्मल रूटीन की बातें होती हैं। उसकी बहनें पूरा पूरा रोड पे बैठी होती हैं, क्या कर लेंगी वो बात करके, क्या कर लेंगी? ये तो बेचारियां। अब झूठ की बात ये है कि हमने खुद देखा था इस्लामाबाद में वो डीजो को नेती खड़ी थी, बाद में उनके असला और गोला बारूद का भी उन पर केस कर दिया गया था। जब इस तरह की चीजें करते हैं तो नफरत बढ़ती है। आप इमरान को अगर मुल्क के बेहतर देखें, मुल्क इमरान ने को मुल्क से गद्दारी नहीं की हुई है, मुल्क को बेच के खाया हुआ नहीं है, किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट नहीं था। अगर ये छोटे मोटे मामला थे वो सबने लिए हुए, तो शाखाने सबने लिए हुए हैं, नहीं लेने चाहिए थे, नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन अगर ले हुए, सबने लिए हुए, तो ये केसेस इद्दत वाला केसों को बनता नहीं था। ठीक, वो बनता नहीं था, इद्दत वाला केस हो गया, तो शाखाना केस, ऐसे केस नहीं थे। बैठ के मुल्क के बेहतर फाद में उससे बात की जाती,
और उसको भी मेन स्ट्रीम में लिया जाता तो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए फायदा था। लेकिन अगर आप उसकी बहनों को भी जलील करेंगे, आप उसकी जमात के लोगों को भी जलील करेंगे, वकीलों को जलील करेंगे, उसके हमायत वाला को उसको भी आप बगैर उठा के किसी बगैर किसी जुर्म को उठा के ले जाएंगे, तो मेरी इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं, मुझे, मैं शायद उसका सबसे बड़ा नाकद था। लेकिन चीज ये है कि जब आप मुश्किल में हो तो फिर आपको रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना पड़ता है। रूल ऑफ लॉ यही था कि आप इस तरह के काम ना करें जो नेगेटिव है, जो जिनकी कानून में कोई भी कानून को मानने वाला पूरा अमन शहरी, कानून का तालिब इल्म इन बातों की हमायत नहीं कर सकता जो हो रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की कि जो मर्जी हो, कोई आप किसी को पसंद करे ना करे, लेकिन अदल का म्यार हमारा अच्छा होना चाहिए था। सर यहाँ पे एक और चीज़ है कि अब बयानात फौज की तरफ से आ रहे हैं कि ये 24 करोड़ अवाम जो है ये ढाल बन के खड़ी हो जाएगी, तो लोग इसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर रहे हैं कि अब ये भी जंग अवाम नहीं लड़नी है। देखिए, ये सियासी बयानिया होता है कि जी हम 24 करोड़ अवाम उनके साथ होती है, वो अवाम के साथ होते हैं। लेकिन अब अवाम अगले से सवाल ये करना नहीं चाहिए, सवाल बनता नहीं है। किसी सिविलाइज मुल्क के अंदर बनता नहीं होता है, अवाम का सवाल बनता नहीं होता। अवाम वाकई मुश्किल हालात में मुल्क के साथ खड़े होते हैं, रियासत के साथ खड़े होते हैं, इदारों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा है कि आप हमारे साथ कब खड़े थे, जब हमने कुछ फैसला और किया था आपने फैसला क्या किया, जिनको हमने रिजेक्ट किया आपने उनके साथ क्या किया, जिनके खिलाफ को कानून नहीं बनता, केस नहीं बनता था आपने क्या किया, जब आपने कुछ मामलात नहीं थे। मैं बस मिसाल दूं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो यहाँ पे जहाँ पे हुआ इंडिया के अंदर वाकया हुआ कि 10 मिनट के अंदर FIR काट दी गई। और भाई पाकिस्तान के अंदर हमने भी देखा कि जो इस्लामाबाद में अंदर बैठा था, जो शाह महमूद कुरैशी, जो वो बीमार बीवी के पास था, 10 मुकदमात आपने उस पर कर दिए थे। तो जब मायार आपके अपने ना, तो फिर आप दूसरे पे अंगली न उठाएं। अपने मुल्क के अंदर आप बींगे मुसलमान, बींगे इस्लामिक कंट्री, बींगे एक सिविलाइज माशरा, हमें रूल ऑफ लॉ की पासदारी करनी चाहिए थे। मुल्क के अंदर कानून को लेके आना चाहिए था, कानून का जाना चाहिए। आज बस इंडिया की अदालतों का आप देख लें, रेटिंग देख लें और अपनी देख लें, तो ये चीजें सारी हैं। अगर वो कहते हैं कि 25 करोड़ हमारे साथ खड़े हैं, तो 25 करोड़ बहुत सारे बयान उनके अपने ही हैं कि शायद 25 करोड़ जो है वो सवाल भी कर रहे हैं। हम तो खड़े हैं, हम तो खड़े इसलिए कि मुल्क के बेहतर फात में मुल्क के साथ खड़े हैं। लेकिन जिन जो सवाल उठा रहे हैं उनका सवाल भी जेन्युइन है और उसको एड्रेस किया जाना जरूरी है। सर 3 ममालिक हैं इस वक्त वहाँ पे, इंडिया है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, और इन तीनों में से आप कहाँ पे देखते हैं कि चलो कुछ ना कुछ कवानीन के मुताबिक सिस्टम चल रहा है या बेहतर चल रहा है या वहाँ पे इंसाफ मिल रहा है? तीनों में से कौन से मुल्क को आप नंबर देंगे? देखिए, बांग्लादेश के बारे में कहा ही जाता था कि बांग्लादेश दुनिया की 13वीं बड़ी इकानमी है और दुनिया का सबसे ज्यादा जल्दी तरक्की करने वाला मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क बनने वाला होगा। कहा जाता था अगले 30 से 35 साल के अंदर ये सफ़े अव्वल के मुल्कों में पहुंच जाएगा। लेकिन वो सब भाइयों ने मिलकर उसके साथ जो करना था कर दिया, आपने देखा। फिर वो जहां भी जो हुआ, आप उसको देख रहे हैं, वो कहाँ पे खड़ा है, किस तरह खड़ा है। वो तो एक उसको तो आपने पाँव से पकड़ के सबने तो लबा डाल दिया है और ऊपर चढ़ के बैठ गए। जहां तक तले दूसरी साइड अफगानिस्तान के अंदर कोई निज़ाम नहीं कभी भी रहा है। वहां चूंकि कबीलाई निज़ाम है और कबीलाई निज़ाम का आपने मजहबी निज़ाम दिया, वो जहाद दिया और इस्लाम दिया, जो मर्जी आपको दे दें। उसके बाद श्रीलंका में देखे, आपने बात की है, परे चले जाए। श्रीलंका वालों ने इतनी, छोटा सा मुल्क है, उन्हें इतनी जरूरत की कि मुल्क के अंदर महंगाई हुई, बदअमनी हुई और बेरोजगारी हुई, उन्होंने उठा के अपने वज़ीर आज़म उठा के परे फेंक दिया, मुल्क कवर कर ली। इंडिया के अंदर 2-3 चीजें, इंडिया की अदालतें आज भी, ये बात ठीक है कि मोदी के असरात जब आए, हम बहुत पिछले प्रोग्राम जिक्र कर चुके हैं कि जब माशरे का पेंटाब साथ इधर ले जाते हैं तो आपके जजेस भी कंप्रोमाइज होते हैं, क्योंकि आपने जजेस उससे माशरे से लेने होते हैं। लेकिन इंडिया की अदालतें जो है वो बड़े बेहतर काम भी करती रही। इंडिया का इलेक्शन कमीशन जो है वो बेहतर काम भी करता रहा। इंडिया वाले पूरी दुनिया में दावा करते हैं कि हम सेकुलर मुल्क भी हैं और उसके बाद हम जो है वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत है। जबकि हमारे पास जो है वो जजेस के बेंच भी कोई और बनाता है। जजेस वो एक हमारे यहाँ कहा जाता है, ये नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, बेनजीर कहती थी, नवाज शरीफ कहता था, उसके बाद इमरान खान कहता था, और कहा जाता है कि फैसले कहाँ से दिख के आ रहे हैं, कैसे हो रहा है। अदालतों की हालत तो यही है। मैं 15-18 साल वकालत करने के बाद मुझे मालूम है कि जज साहब बेचारे क्या करते थे, उनकी कितनी बार थी और क्या कर सकते थे। तो इसलिए आपकी अदालतें हैं, आपका इलेक्शन कमीशन है, आप उसको देख लें। कोई एक इदारा पाकिस्तान का जिसके बारे में आपको दावे से कह सके कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाला ये इदारा बड़ा अच्छा काम कर रहा है और ये बड़ा अच्छा इदारा जो अपने जिस मकसद के बनाया था उस पर मकसद पे पूरा उतर रहा है, मेरे ख्याल में इसका जवाब नहीं भी होता है। अच्छा सर, ये अभी जो आपने बात की, आपने तो बिल्कुल साफ और सच की,
और ये सच बात भी लोगों को चुभती है, और यही सबसे बड़ी हमारे माशरे की प्रॉब्लम है कि हम सच और झूठ का फ़र्क जो है वो नहीं देखते। आखिर पे ये बताइए कि सारे वज़रा आए जो नून लीग के हैं, आके हर बंदा ये कह रहा है कि हम एटमी ताकत है, हम एटमी हमला करेंगे। ये करेंगे एटमी हमला कोई? जब इनके पास कुछ नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? देखें, एटमी हमला इतना आसान नहीं होता है। एटमी हमले के बाद के मामलात, बहुत सारे मामलात जो है वो बहुत पेचीदा हो जाते हैं। ये तो बाद वाले दूसरी बात पहले ये है कभी कि हमने सोचे हैं। बदकिस्मती से मैंने कहा सर, बाद वाले तो हमने पहले भी कभी नहीं सोचे कि बाद में क्या होगा। नहीं, वो बाद वाले फिर लोग सोचते हैं ना, फिर भाई महल्ले वाले सोचते हैं, फिर आप नहीं सोचते ना, फिर उन्होंने सोचना होता है, फिर उनके पास चली जाती है, आपके पास बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात ये है कि मुझे बताएं कि जो वजीर बैठे हुए, मशीर बैठे हुए, काबीना बैठी हुई है, उसकी क्या इनमें से कोई बंदा ऐसा है कि उस वजारत के लिए वो उस वजारत के लिए वो बना हुआ हो, या राइट नहीं तो वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही ऐसा नहीं है। नहीं तो वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं है, उसका अहल था। चलें, वो तो एक जिसका एक सिस्टम, तो सिस्टम के अंदर आए हैं। देखें, जंगों की कीमत होती है, जंगों की कीमत जिस मुल्क के अंदर हम बैठे हुए हैं, आप चूंकि बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं भैया, इस मुल्क के अंदर जंग कहीं और लड़ी जा रही थी इस मुल्क की हुकूमत ने, जो बहुत अच्छी हुकूमत थी, यकीनन दूसरी भी बहुत अच्छी होगी, और उस हुकूमत ने अपनी कीमत अदा की उस जंग की, ठीक है कि नहीं। और वो माशरा जो जंग लड़ने जा रहा है, जो फ्रंट लाइन पे है, जो रोज जो एटम बम निकाल कर खड़े होते हैं, वहां आप किसी बंदे पूछोगे एटम बम किसे बना, वो एटम बम लड़ने के लिए नहीं होता भाई। एटम बम लड़ने वाला हथियार नहीं है। एटम बम बनाया आपने इसलिए गया था कि हम ये एटम बम बन गया, अब हमें दफा पे पैसे कम खर्च होंगे, उसके बाद हम मुल्क को तमीर होता की, तो फिर आप उसके बाद डीएचए बनाना शुरू हो गया, और वो जो आपको 30,000 फौज चाहिए उस एटम बम की हिफाजत के लिए चाहिए थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ना चलने वाले हथियार होते हैं, चल जाए तो उसकी कीमत और होती है, ना चले उसकी कीमत और होती है। अच्छा सर, टाइम काफी हो गया। ये बताएं, इनके हाथ में है वैसे कहीं, इनके हाथ से वो भी तो नहीं जा चुका जो इंडिया हमला करने लगा? नहीं, इस तरह की बात मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन जिस तरह के IMF पिछले 2 साल से बैठी हुई है, और जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग लगाई हुई है, वो वकीलों से भी मिलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से मिलते हैं, वो सिविल सोसाइटी से मिलते हैं, और ये डॉक्टर कदीर ने अपने दौर में कहा था कि जो 5% हम उसको लेके आए हुए हैं, आगे क्या है, मिसाइल तो है दोनों मुल्कों के पास, उसे मैं नहीं मालूम उसका कि मिसाइल टेक्नोलॉजी दोनों के पास है। नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ है सही है, लेकिन कहीं वो अमेरिका ने या किसी ने तो नहीं कंट्रोल कर लिया हुआ, जिस तरह इन्होंने दूसरी चीजें भेज दी हुई हैं। देखिए, हमें इस बात पे, मेरे ख्याल में हमें इस पे रायज़ानी करना हमारे लिए भी बेहतर नहीं होगा, मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं होगा, जो कि जिस हालात में मुल्क बैठा हुआ है। लेकिन बहरहाल ये है कि हमें इस सारी सिचुएशन में जो हालात है, हमने उन पर बात की है, हम तजिया कर रहे हैं, हमको पार्टी नहीं बन रहे हैं, हम मुल्क के साथ हैं, मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह करे उस मुल्क कायम रहे, और अल्लाह करे उस मुल्क को चलाने वाले, उस मुल्क के जो करता धरता है, उनको ये समझ सूझबूझ आए, और वो मुल्क को बेहतरीन मुल्क सबके साथ लेके चलते, सब साथ होते हैं, हर बंदे को साथ लेके चलना पड़ता है। तकसीम जो है, और जो हम पहले शुरू में बात कर रहे थे, मुल्क के अंदर तकसीम और इस तरह के जत्थे बनाकर मुश्किल हो जाता है, और मुल्क को खतरा बाहर से नहीं है। मैं एक बात आप फिर कह रहा हूँ, शायद इंडिया से इतना खतरा नहीं है, किसी और मुल्क से, मुल्क को खतरा आपके अंदर की पॉलिसियों से है, और जो जहर अंदर बर्तनों में भरा गया उससे खतरा है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान है तो आज तमाम पाकिस्तानी हैं, और जो भी इख्तलाफात है, ठीक है, जर्नैलों ने जुल्म किए, कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे, उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। इस वक्त इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर आपस में इत्तेफाक नहीं है तो फिर दुआ करें, या जाके जो मर्जी सदके खैरात करते रहे, आपको भी पता क्या रिजल्ट निकलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब